नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम वशिष्ठ, फिजियोथेरेपिस्ट, निदेशक वीआईपी हेल्थ केयर एंड रिहैब सेंटर गुड़गांव। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की सेकेंड वेव जो अभी चल रही है, जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत सीवियर केसेस एंड बहुत क्वांटिटीज़ में नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो यही है कि हम इस टोटल जो हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस तरह की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पहले ज़रूरी है वो है पेशेंस। हमने मेडिकल सिचुएशंस में एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी सीवियर सिचुएशन है, अगर आप में उस टाइम पेशेंस है और आप स्ट्रेस फ्री हैं तो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। अगर वो चीज बहुत ज्यादा भी है लेकिन फिर भी आप उसको बहुत अच्छे से ओवरकम करेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप में पेशेंस की कमी है, आप न्यूज देख के या लोगों को देख के या अननेसेसरी अगर परेशान हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट बन जाती है। इसलिए बिल्कुल पेशेंस से और स्ट्रेस फ्री होके और बिल्कुल साइलेंटली विद यूर कंसल्टेंट आपको उस चीज़ को मैनेज करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि हमारे लिए जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, इसका रीज़न क्या है। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि नवंबर दिसंबर के बाद से लेके हम लोग जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही थी, जिस तरह की दिनचर्याएं सब लोगों की थी, हमने भी मार्च तक वो सब देखा है। बिल्कुल अमूमन लोग अपनी आम जिंदगी की तरह उसमें जीने लगे थे, गैदरिंग होने लगी थी, प्रिकॉशंस बंद हो गए थे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ही लोगों की थोड़ी बहुत लापरवाही इसमें उसकी भागीदारी रही है। लेकिन अगर हम लोगों की लापरवाही से कोई चीज़ अगर आगे आई है तो उसमें सबसे पहले आप ये बात जान लो कि उसको ओवरकम अगर किया जा सकता है तो हम लोगों की एजुकेशन और जागरूकता का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, तो हम इसमें प्रिकॉशंस के कुछ मेजर्स बता रहे हैं, कुछ उसके बाद मॉनिटरिंग हमें अपनी डिजीज की कैसे करनी है, और फिर उसके बाद जो जरूरी एक्सरसाइजेज हैं, जो जरूरी थिंग्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चीज आती है कि हम चाहे मार्केट में हैं या कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर जब भी आप निकलते हैं, अगर आपका घर सेफ है, तो अगर घर में कोई कोविड पेशेंट नहीं है, तो आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे मुंह पे मास्क होना चाहिए। बिना मास्क के आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, और मास्क भी जब भी आप यूज करें, हर बार ये जो सर्जिकल मास्क होते हैं बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड अपने लिए एक न्यू वन चूज करें, और जिसको कहीं भी आगे या पीछे से ना छूके उसकी स्ट्रिंग से सीधा उसको अपने ठोड़ी से नीचे और नाक के पूरा ऊपर तक अपने आप को कवर कर लें। ये फर्स्ट ऑफ थिंग्स कि आपके पास सबसे पहला जो है वो मास्क होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऐसी जगह कहीं जा रहे हैं जहां आपको चीजें छूनी हो या कुछ करना ऐसा है कि आपको कि हमें मास्क के बाद अगर हमारे पास अवेलेबल है तो डिस्पोजेबल ग्लव्स हमें यूज करने चाहिए, जिसको हम कहीं भी मार्केट या कहीं भी बाहर से अगर जाते हैं तो डिस्पोजेबल ग्लव्स हम यूज करके जाएं, और आने के बाद जब भी हम घर पे आएंगे उनको सेफली बाहर निकालेंगे और बाहर मास्क और ग्लव्स को दोनों को डिस्पोज कर देंगे। अगर आपके पास कैप अवेलेबल है तो आप कैप भी यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि अगर हमारे पास कोई भी गॉगल्स वगैरह आप अगर यूज करते हैं या इस तरह की आपने पीपी किट के थ्रू कोई स्पेक्स वगैरह ले रखा है, चश्मा वगैरह है, तो आप उसको पहने ताकि जो आपका फेस पार्ट है वो कंप्लीट हेड टू चिन बिल्कुल कवर रहे। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि आपके पास ये चीज़ें ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती, इजीली अभी हर जगह अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं इट्स बेटर टू केयर देन क्योर। क्योर के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन उन सब की ज़रूरत पड़ती है जिसमें अभी बेड्स अवेलेबल नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप मान लो कि आपको इन्फेक्शन बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन ये जान लो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कम इन्फेक्टेड हैं
लेकिन आप हॉस्पिटल जाओगे तो ये गारंटी नहीं है कि आप वहाँ से ठीक ही होते हो सकता है आपका इन्फेक्शन और बढ़ जाए हॉस्पिटलों में। इसलिए इट्स मोर बेटर टू केयर देन एनी क्योर। उसके बाद हम बात करें इन चीज़ों के बाद कि आपके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये ऐसे ग्लव्स उतारा, कहीं भी इसको साइड में रख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की, तो हमारे पास प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन थिंग्स होनी चाहिए, जिससे हम कंप्लीटली अपने हाथों को उंगलियों के बीच से, साइड से पूरा अच्छे से सैनिटाइज करें, अपने आप को सैनिटाइज करें। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेके आए हैं, जो कहीं भी टच हुई हो, छुई हो, तो इस तरह के कोई भी डिसइंफेक्टेंट वगैरह उन सब के लिए हमें यूज करना चाहिए, ताकि वो चीज़ें डिसइंफेक्टेंट हो। उसके बाद जो हमारे पास ये थी सेफ्टी चीज़ें कि ये हमें बाहर सेफ्टी के लिए यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगर थोड़ा बहुत किसी को कोई भी कॉमन कोल्ड सिम्टम्स है, या अभी आपने चेक नहीं किया, हो सकता है कि वो कोविड भी हो, आपको इस तरह की कोई चीज़ आती है, तो आप उसको जनरल छोटी छोटी अपने घर में जो चीज़ें हैं उनसे कैसे हैंडल करें। कि अगर आपको स्मेल टेस्ट के लिए कुछ करना है तो आपके पास बाकी बहुत सी फ्रेग्रेंस होती है घरों में, अगर कुछ नहीं भी है तो बेस्ट होता है कि आप कोई भी विक्स इनहेलर जो होते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें आप यूज करें आपकी स्मेल टेस्ट के लिए। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया कि आप इस तरह की चीज़ें स्मेल के लिए। और दूसरा, हमारे पास जो अच्छे हथियार हैं, जो अच्छे साबित हुए हैं, कि जिन लोगों ने टाइम से स्टीमर यूज़ किया है, कि आपके पास घर में ये छोटी छोटी थिंग्स होती हैं जो आपके बहुत बड़े हॉस्पिटलाइजेशन को, आपकी बहुत बड़ी सीवियरिटी को बचाने में आपकी हेल्प करती हैं। कि आपको प्रॉपर 4 से 5 मिनट, 10 मिनट डेली सुबह शाम स्टीम लेने की आप आदत डालें। और स्टीम लेने की आदत सिर्फ आप ही नहीं डालें, बाकी भी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी स्टीम यूज़ करें। उसके बाद सेकंड थिंग कि लुक वॉर्म वाटर विद लिटिल बिट साल्ट, आप उसका गार्गल वगैरह करें, जिससे कि आपके माउथ हाइजीन मेंटेन रहे। अगर माउथ में इस तरह की कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह अगर होंगी तो वो आपके अंदर के सिस्टम को इन्फेक्ट ना करें। ओरल हाइजीन आप प्रॉपर मेंटेन रखें, प्रॉपर ट्वाइस ए डे ब्रश वगैरह करें। उसके बाद हम बात करें, इसमें हाइड्रेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आपको इस तरह की चीज़ होती है तो आप अपनी बॉडी का जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करके रखें। तो प्लेंटी ऑफ वाटर्स आपके अंदर इनटेक होना चाहिए डेली। और उसके बाद हम बात करें कि क्या हमें खाना चाहिए, तो बाहर की कोई भी फास्ट फूड या इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं तो वो छोड़ देनी चाहिए। अगर आप ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो वो आपको छोड़ देनी चाहिए। और घर पे हेल्दी डाइट, फ्रूट और वेजिटेबल, वो भी बिल्कुल सेफली मेजर्स के साथ आप यूज़ करें। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखें कि बिल्कुल इस चीज़ को पेशेंसली और स्ट्रेस फ्री होकर मैनेज करें, क्योंकि 99% लोग जो हमने देखे हैं जो ठीक हुए हैं वो वही अच्छे से रिकवर कर पाते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं और पेशेंसली अपने कंसल्टेंट के बताए हुए रास्ते से वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। ना कि खुद आपको कुछ भी अपने हिसाब से करना है कि आप कभी भी मेडिकेशन लेना शुरू कर दो। किसी दोस्त से आपने रेफर ले लिया कि कोविड आपको हुआ था, आपने क्या लिया, आप कैसे ठीक हुए। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं उनसे प्लीज़ बच के रहें। फिर हम इसके बाद बात करते हैं मॉनिटरिंग की, कि आपने बाहर जाने का, आने का पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ है। अगर आपको घर पे जनरल थोड़े सी भी कुछ है तो उसमें आपने सावधानियां जो बरती, कि आपने स्टीम लेना शुरू किया, आपने उसके अलावा अपनी स्मेल टेस्ट की। अब बात करते हैं अदर पैरामीटर्स की। तो अदर पैरामीटर्स में अगर आप बात करोगे तो आप ये मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। फिर बात आती है कि आपको टेम्परेचर चेक अपना करना है। अगर आपको फीवर फील होता है तो आप इसमें देखेंगे कि आपका वो जो बॉडी टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, आप ये यहाँ पाम से या अपने फोरहेड से इसको मेजर करें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा रेंज में है, कि आपको फीवर है या नहीं है। उसके बाद आपको पल्स ऑक्सीमीटर से, क्योंकि ये चीज़ें आज के टाइम में अभी सिनेरियो में ना हर जगह अवेलेबल है, तो आप जैसे तैसे भी अगर आपको फील होता है कि चेक करना चाहिए तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल चेक करनी चाहिए। जिसमें आपका पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपको दिखाएगा कि आपकी जो पल्स रेट है और आपका जो हार्ट बीट है वो कैसा है।
तो इसमें भी आप एक चीज़ देखना कि जो रेंज होती है वो 98 99 ही लोगों की होती है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गए तो 97 6 किसी की भी चली जाती है। मैं भी अगर यहाँ बैठा बैठा अपना स्ट्रेस बढ़ा दूं तो मेरी भी 96 अभी भी चली जाएगी, और 100 तब जाएगी जब बिल्कुल काम हूँगा मैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ऑक्सीमीटर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये चीज़ हमेशा चेक करें कि आप बीपी या डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। अगर हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट भी हैं तो अपना प्लीज़ टाइम टू टाइम बीपी चेक करें, और ग्लूकोमीटर भी आजकल घरों में मिल ही जाता है। कोई भी अच्छा सा एक ग्लूकोमीटर लेके अपने डायबिटिक लेवल चेक करें। इससे आप आश्वस्त रहेंगे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है, आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में है, कि अगर आप बाई चांस इन्फेक्ट होते हैं तो आपका ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होगा। आपका बीपी कंट्रोल में है, यानी कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपका बीपी शूट नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अदर सिम्टम्स की, कि अदर सिम्टम्स में आपने ये सब देख लिया तो कफ कोल्ड कैसा है, आपको ड्राई कफ आ रहा है या वेट कफ है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको ये ओवरऑल सब देख के लगता है कि आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप अपने लेवल से, तो आप अपने किसी भी कंसल्टेंट के टच में रहो और उनसे बात करके अपने आगे के फर्दर जो प्रोसीजर हैं उनके बारे में आप सलाह लें कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है। ऑक्सीजन अगर आपका मान लो जा रहा है 93 94, तो इसके लिए भी आप पैनिक ना करें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रोन वेंटिलेशन जो कि बहुत पॉपुलर है फिजियोथेरेपी का, कि हम प्रोन वेंटिलेशन से कैसे 4-5% तक अपना जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपका जो टोटल फोकस होना चाहिए वो खुद को सेल्फ मोटिवेट करके और अपने आप उस चीज़ को रिकवर करने का होना चाहिए, ना कि ये सब देख के कि यार ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, बेड मिलेगा नहीं, वो बहुत बाद की चीज़ें होती है। इंडिया में 80 to 90% लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। 130 करोड़ आबादी का देश, जिसमें लाख या 2 लाख 3 लाख पेशेंट अगर डेली आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, क्योंकि हमारे यहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है। जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें सभी की टेंडेंसी हॉस्पिटल की तरफ भागने की होती है। इसलिए जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके केसेस आपको देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कि बहुत से लोग 80% लोग वो भी हैं जो घरों पे पेशेंसली किसी भी अपने कंसल्टेंट या थेरेपिस्ट की सलाह से अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और इसमें 8-10 दिन स्टार्टिंग का जो 1 वीक होता है वही सेकेंड वेव में क्रूशियल है, बाद बाकी तो उसके बाद डेंजर इतना नहीं होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन है उसमें बिल्कुल कामली, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके खुद को मैनेज करें। अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। ये सब होने के बाद हमें अपने आप को रिलैक्स रखना है। बॉडी की एक रिलैक्सिंग पोजीशन होती है जिसमें वो जितना अच्छा अपने आप को रिकवर कर सकती है, जितना अपने आप को वो मसल्स को ओके रख सकती है, ऑर्गन्स को ओके रख सकती है, वो पोजीशन उसकी बहुत ज़रूरी है। तो रिलैक्सिंग पोजीशन, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अभी हम आपको पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, फिर प्रोन वेंटिलेशन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन की, जिसमें आप कंसल्ट करें अपने नियर बाई किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से अगर आपको ज़रूरत है तो, या सेल्फ अगर आप करते हैं तो सेल्फ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। कि हमें स्टार्ट करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मीन्स कि आपको डीप ब्रीथ करना है, ऐसे बिल्कुल शांत पोजीशन में बैठ के एक लंबी गहरी सांस लें और उसको धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। अब ब्रीद आउट आप नोज से भी कर सकते हो, माउथ से भी कर सकते हो, लेकिन इनके पैटर्न अलग अलग होते हैं। अगर आप नोज से कर सकते हो तो कामली करना है, अगर माउथ से करना है तो उसको हम पर्स लिप्स ब्रीदिंग बोलते हैं। तो वो आपको क्या करना है कि अपने नाक से लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लेके आप उसको अपने होठों से विस्लिंग करते हुए धीरे धीरे 3 से 4 सेकंड में उसको धीरे धीरे छोड़ें। फिर उसके बाद आती है थोरेसिक मोबिलिटी। थोरेसिक मोबिलिटी में आपको क्या करना है कि आपको जो भी एक्सरसाइज ब्रीदिंग की करेंगे, आप उसमें आपको जो थोरेसिक एरिया है उसको मोबिलाइज करेंगे, यानी कि उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। अब वो मूवमेंट आपकी हाथों के थ्रू होगी। कैसे कि जैसे ही आप इनहेल करेंगे, इसमें आपका जो थोरेक्स है वो मूव कर रहा है। एक्सहेल में
ये थोरेसिक मोबिलाइजेशन के साथ है। आप इसमें हाथ अपने साइड करके भी ऐसे कर सकते हैं, होल्ड करेंगे, उसके बाद ड्रॉप। ये आपकी थोरेसिक मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज हैं। आप अपने थोरेक्स को मोबिलाइज करने के बाद, थोरेसिक मोबिलिटी के बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज की। तो थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज में क्या करना है आपको अपना हाथ, दोनों हाथ अपने ऐसे क्लोज टू चेस्ट एक हाफ सर्कल बनाना है और बिल्कुल आप इसमें अपनी ब्रीदिंग को एक्सपेंशन थोरेसिक मूवमेंट के साथ फील करेंगे कि जैसे आप डीप ब्रीथ करेंगे आपकी जो उंगलियां हैं जो बिल्कुल टच है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। कैसे? और जब आप एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो वापस से वो क्लोज आ जाएंगी। तो ये थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज है। इस एक्सपेंशन में आप इनहेल एक्सहेल थ्रो नेजल और एक्सहेल थ्रो माउथ ही करें। एंड थर्ड वन हम बात करते हैं डायफ्रैग्मेटिक एक्सरसाइज की। तो डायफ्रैग्मेटिक एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको क्या करना है कि अपना एक हाथ स्पेयर अपर चेस्ट पे अपनी रिब्स केस के ऊपर रखना है थोरेसिक लेवल पे, और दूसरा हाथ आपको अपने एब्डोमेन पे रखना है। और इसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही आप ब्रीथ इन करते हैं उसके बाद होल्ड एंड देन एक्सहेल। तो ड्यूरिंग द एक्सहेल आपको जो आपका हाथ राइट हैंड जो आपने एब्डोमेन पे रखा है उससे हल्का सा ड्यूरिंग एक्सहेल एब्डोमेन पे प्रेशर डालना है, जिससे कि आपकी जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो इम्प्रूव होगी और आपकी जो ब्रीदिंग है वो इम्प्रूव होगी और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज होगा इन एक्सरसाइज के थ्रू। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटल एक्सरसाइज की। एक सेगमेंटल ब्रीदिंग कि आप अपने किसी भी सेगमेंट पे अपने ऐसे हाथ रखेंगे और फिर उसके बाद डीप ब्रीथ करेंगे। ये आपकी सेगमेंटल ब्रीदिंग हो गई, जिसमें आप अपने जो लंग्स हैं उसके अपर सेगमेंट पे हाथ रख के और उसके बाद ब्रीथ करेंगे। देन उसके बाद हमें शोल्डर शेकिंग करना है ताकि जो अपर आपका लंग्स है, पार्ट है, लोब्स है अपर लंग्स, तो उसकी मूवमेंट हो। आपको ये अपने अपर लंग्स सेगमेंट की मूवमेंट करानी है, अपर लोब्स की। उसके बाद आप बेली ब्रीदिंग करें। बेली ब्रीदिंग ये सब चीज़ें आप लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के भी, कि उसमें आपको अपने एब्डोमेन पे हाथ रखना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ को फील करना है कि जब आप इनहेल करेंगे तो आपकी बेली की मूवमेंट आउटसाइड हो रही है, आपकी चेस्ट से आगे आपका पेट आ जाएगा। कैसे? और जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे थ्रू माउथ या नोज, आपका जो एब्डोमेन है वो वापस से अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। इसके बाद हमारे पास आती है एक टेक्निक एसीबीटी, एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले रिलैक्स होके डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ किया, उसके बाद उस ब्रीथ को 2 से 3 सेकंड तक होल्ड किया, देन उसको पर्स लिप्स के साथ छोड़ना है और उसके बाद हमें हफ करना है। इसको हफ बोलते हैं। तो ये हमारी 3 जो इसमें पैटर्न है, फर्स्ट की डीप ब्रीथ किया, एक्सहेल किया और उसके बाद हफ। ये हमारी एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक है। इसके अलावा हम इसमें कफिंग भी कर सकते हैं, लाफिंग भी कर सकते हैं, मोर ओवर जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। याद रखें कि जब भी आप कफिंग करते हैं या हफिंग करते हैं आपके बिल्कुल फेस कांटेक्ट पे कोई ना हो, आप मास्क वगैरह यूज ना करें, आराम से
कहीं भी बेसिन में या ऐसी जगह पे करें जहां आपके कोई भी कांटेक्ट में ना हो। उसके बाद हम बात करें स्पायरोमेट्री की। ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है हमारे लंग्स के लिए, लंग फ्रेंड मैं इसको बोलता हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आदमी आईसीयू में होता है, किसी कोई सर्जरी हुई हो। मैंने ऐसे लोगों के मिथ देखे हैं पिछले 4-5 सालों में। ऐसा कुछ नहीं है, लंग फ्रेंड डिवाइस है। ये आप कभी भी कहीं भी, ये जो मैं आपको जितने भी चीज़ें दिखा रहा हूँ ये सारी हेल्थ फ्रेंडली चीज़ें हैं। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट के पास है। अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन आज अगर हम अपने देश की कहते हैं तो सभी के पास, हर फैमिली में या हर एक कम्युनिटी में ना ये चीज़ें होनी चाहिए। आप तब समझदार या एजुकेटेड नहीं हो कि आप हॉस्पिटल जाओ, वहां से दुनिया भर का इलाज करा के फिर ये चीज़ खरीद के लाओ। मैं लोगों को अवेयर करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। अगर हैं तो हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली डिजीज में नौबत ही ना आए किसी चीज़ की। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम इसको बिल्कुल अपने फ्रंट में सामने पकड़ेंगे और इसके जो माउथ पीस है उसको अपने लिप्स के अंदर एनक्लोज करके एक डीप ब्रीथ लेंगे। ये जो तीनों बॉल हैं ये इंडिकेट करती है कि आपका लंग्स है, आपका जो इनहेल है वो कितना स्ट्रॉन्ग और आपके लंग्स कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। तो इसको आप कम से कम 15 से 20 बार बिल्कुल करें, डेली करें, सुबह शाम करें। एज लॉन्ग एज यू कैन इसको आप होल्ड कर सकते हैं, 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड आप होल्ड करें, देन ड्रॉप। एक इसमें ब्लो होता है कि आप अपने डिवाइस को उल्टा कर दें और वापस से माउथ पीस को अपने लिप्स एनक्लोज करके और एक्सेल करें, ब्लो करें। इसमें मोस्ट ओवर सिर्फ 2 बॉल ही आपकी हमेशा आप होंगी, थर्ड सिर्फ मूवमेंट करती है, वो कभी अपनी जाती क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी एक्सेल में इतनी होती है। अब ये ब्लोइंग के लिए हम बाकी, अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है तो डीप ब्रीथ के लिए हम डीप ब्रीथ टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं, सेकंड के हिसाब से। ये भी आपको कॉन्फिडेंस भी देगा क्योंकि विजुअल इफेक्ट किसी भी चीज का बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, आपकी फोटो मेमोरी भी उस चीज को कवर कर रही है और फिर आप वो चीज प्रैक्टिकली करें तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। सेकेंड वन, ब्लोइंग के लिए हम कोई भी टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर हम यूज कर सकते हैं जिसको हम ऐसे अपने सामने रखेंगे और उस पर ब्लो करेंगे। ये हमारा टिश्यू ब्लोइंग हो गई। इसके बाद हम ब्लो के लिए एक बैलून ब्लो कर सकते हैं कि जो गुब्बारे फुलाने वाली एक हैबिट है वो बहुत अच्छी इसमें अपनी रिकवरी में हेल्प कर सकती है कि आपके पास बैलून्स वगैरह हैं तो आप उनको हवा फिल करें, या आपके पास कैंडल है, आप कैंडल जला के सामने रखें 2, 4, 6 और आप उसको ब्लो करें। इससे क्या होगा कि एक आपका ना माइंड डाइवर्ट भी हो रहा है, आपको एक टास्क मिला हुआ है। ये सब टास्क ओरिएंटेड प्रैक्टिस है जिसका रिजल्ट आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं अदर चीज़ की। तो अदर स्ट्रेंथनिंग में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट कोविड पेशेंट हैं कि आप कोविड के बाद घर आए हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी सब बताई हुई है वो बिल्कुल करनी है, अच्छे से करनी है, अपने कंसल्टेंट से, अपने फिजियोथेरेपी से प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू करनी है। ठीक है, और उसके बाद अपर लिम्स एक्सरसाइज, लोअर लिम्स एक्सरसाइज भी आपको करनी है क्योंकि थोड़ी बहुत वीकनेस पेशेंट्स को फील होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूँ वो थेरापेंट एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको 3 लेवल पे करना है। एक तो फर्स्ट फ्रंटल, इसमें आपकी जो थोरेसिक मोबिलिटी है वो भी हो रही है और साथ साथ आपकी अपर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हो रही है। उसके बाद हम इसको दोनों डायगोनल्स में करेंगे और रेजिस्टेंस उतना ही रखें कि जिससे आपको थकान ना हो। साथ साथ आप ये सब एक्सरसाइज करें। ये उन लोगों के लिए भी है जो एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, वापिस से जो परिस्थितियां बनी हुई है जिसकी वजह से लोगों को, हेल्दी लोगों को भी घर में रहना पड़ रहा है, या फिर वो लोग जो पोस्ट कोविड हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद घर आए हैं, जिनको वीकनेस फील हो रही है, ये सभी के लिए बेस्ट है। उसके अलावा जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है
कि जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले हमने जो बताया था आपको कि वेट के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सब करना है। और एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आज के दौर में वो है मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी बीमारी को अर्श पे ले जाने के लिए। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपकी बीमारी बहुत हाई है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका माइंड जो मेकअप है वो बहुत सही है, आप बिल्कुल अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसमें आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो भी आपको कम एफर्ट के साथ मैनेज होती दिखाई देगी। तो इसमें मेडिटेशन का या हमिंग का या म्यूजिक थेरेपी का, इन सब का बहुत अच्छा रोल है। इसलिए आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहें। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी बहुत फिजियोथेरेपी की एक हम यूज़ करते हैं टेक्निक, हम तो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, अब तो हर आदमी हर फैमिली में ये पॉपुलर हो गई है, जिसको हम बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। अब प्रोन वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका नेचुरल वेंटिलेटर है, उसका मतलब होता है कि आप प्रोन वेंटिलेशन अगर करते हैं तो किसी हद तक 8 से 10% जो आपका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल फॉल हुआ है तो इंक्रीज हो जाता है। अब आप इसके लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना दे सकते हैं वो आपको देना चाहिए। तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अपने घर पे इस तरह पिल्लो अरेंज करने होंगे, जो एक आपके चेस्ट लेवल पे होगा, अपर चेस्ट लेवल पे, एक आपके बेली लेवल पे होगा जहां आप बेल्ट बांधते हैं। लोग पूछते हैं कि पिल्लो प्लेसमेंट कहाँ होती है, पेट पे करनी है? नहीं, पेट पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप पेट के बल उल्टे लेट रहे हैं और आपका पेट कंप्रेस है तो उसे कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रीदिंग है वो अफेक्ट होती है। इसलिए आप जो मिड वाले पिल्लो हैं, मिड वाले पिल्लो कम से कम 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, जैसा आपको उनकी हाइट लगे, लेकिन आपके बेल्ट एरिया पे, पेल्विक एरिया पे वो सब हो। और थर्ड वन, लास्ट पिल्लो जो है वो आपका लेग पे रहेगा, जो आपके एंकल से और घुटने के नीचे की लेग को कवर करेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल लेग अपनी प्लेस करनी है। लेग प्लेसमेंट के बाद आप आगे आ जाएं और अपने पिलोज को बिल्कुल ऐसे अपनी बेल्ट एरिया के नीचे, अपने पेल्विस एरिया के नीचे सपोर्ट करके और उस पे लेट जाएं। और जो आपका लास्ट वाला पार्ट है वो है चेस्ट। तो अपनी अपर चेस्ट पे ऐसे पिल्लो रखें और अपने दोनों हाथ आप बिल्कुल फ्री रख के, हाथ आप कहीं भी आगे रख सकते हैं, आप पीछे कर सकते हैं, आप साइडों में रखें, या आप इस तरह की टेबल पे लेते हैं तो कहीं भी आप अपने हाथ ड्रॉप कर लें। और ऐसे ही आपका फेस पैटर्न है, फेस आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, या आपका जो फेस है, आपकी जो चिन है वो आपके पिल्लो के ऊपर हो सकती है एज पे। इस पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका पेट है वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो रहा, पूरा आपका हाथ आपके पेट के अंदर, उसके नीचे पूरा जा रहा है। अगर आप ऐसे अंदर हाथ डालोगे तो आपका पेट बिल्कुल आपके हाथ से स्टक नहीं होगा। तो ये पोजीशन आपको प्रोन वेंटिलेशन के लिए मैनेज करनी है। कम से कम इसको आधा घंटा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2-2 घंटे तक यूज कर सकते हैं सेम पोजीशन को। उसके बाद सेकेंड वन पोजीशन की अगर हम बात करें, प्रोन वेंटिलेशन के बाद जो हमारे फेस एरिया पे रहेगा, बाकी के पिलोज आप निकाल के साइड में रख दें। फिर आपको साइड लाइन पोजीशन में लेट जाना है, जिसमें आप अपने हाथ को, दोनों हाथों को उसी तरफ सेम साइड रखें। आप अपनी चाहे तो लेग बेंड्स कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक पिल्लो कंफर्टेबल होने के लिए अपने पैरों के बीच में रख सकते हैं, या आगे रख के उस पर अपने हाथ को रेस्ट करा सकते हैं। ये भी पोजीशन आपकी कम से कम आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक आपको मेंटेन करनी है। इस पोजीशन में भी आपको उतना ही टाइम देना है। फिर इसके बाद हम इस पोजीशन को लेफ्ट साइड से राइट साइड वापस से चेंज कर देंगे, जिसमें फिर आपको अपने दोनों हाथ सेम साइड रखने हैं तो अपने आप को वापस से उसी पोजीशन में कम से कम आधा घंटा और मैक्सिमम 2 आवर के लिए मेंटेन करके रखना है। तो ये जो पोजीशन है ये आपको
आपकी जो ब्रीदिंग है उसको इम्प्रूव करेगी, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगी। और एक इसमें जो सबसे अच्छी एक और पोजीशन है वो है हाफ लाइंग पोजीशन। अब हाफ लाइंग पोजीशन क्या होती है कि आप अपने बेड पे पीछे दीवार हो सकती है, पीछे 2-3 पिल्लो हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा जो आपके पास इजीली अवेलेबल है उसको रखें और अपनी कमर को बिल्कुल उससे इजी करके लगा के रखें। और इस पोजीशन में भी आप आराम से रह सकते हैं कुछ देर के लिए। अब इस पोजीशन में आप चाहो, आपको फील हो रहा है कि आपके पैरों में थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा है, तो आप एक पिल्लो अपने नी के नीचे रख के इस पोजीशन में भी आप आराम से अपने आप को सेल्फ वेंटिलेट कर सकते हैं। इस पोजीशन के बाद हम एक और पोजीशन की बात करें जिसमें आपको क्या करना है कि आप ऐसे कहीं भी बैठ के और अपने सामने कोई भी एक ऊंची सी टेबल या ऐसा कुछ ले लें, या पिल्लो वगैरह, या कोई भी इतनी हाइट वाली चीज जिस पे आप अपने दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और ऐसे खुद को रेस्ट करा देंगे। ये रिलैक्सिंग पोजीशन भी है और ये वेंटिलेशन के लिए भी। जैसे ही आप इस पोजीशन में आ जाते हैं आपको तुरंत अपनी ब्रीदिंग बिल्कुल कंफर्ट और काम फील स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन सारी टेक्निक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। बिल्कुल भी आपको किसी तरह का कोई भी अपना पैनिक लेवल ना बढ़ा के अपने किसी भी नॉन डॉक्टर से या इन सब एक्सरसाइज के लिए आप किसी भी अपने नॉन या अननोन जो भी आपके नियर बाई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी थेरेपिस्ट हैं, उनसे आप उनके गाइडेंस में, उनके प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से आप ये सारी एक्सरसाइज घर पे करें और अपने आप को हेल्दी रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो उससे ज़्यादा मेंटेन आप दवाइयों से या उन सब चीज़ों से नहीं हो सकते। होपफुली वी विल बेस्ट, वी आर डूइंग बेस्ट एट आवर लेवल, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, हॉस्पिटल लेवल पे हो, किसी तरह की अफवाहों में ना जाए। हर आदमी अपना बेस्ट कर रहा है। जो अपर लेवल पे बैठा है, चाहे हमारा पीएम है या उनसे लोअर लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो लोग बैठे हैं, या हॉस्पिटलों में डॉक्टर बैठे हैं, या बाकी हेल्थ वर्कर्स जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सब अपने लेवल पे दोस्तों दिन रात 24 घंटे मेहनत करके बहुत एफर्ट कर रहे हैं। इस तरह किसी भी अफवाहों पे ध्यान ना देके अपने आप को, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। देखो, ये किसी एक आदमी की फैलाई हुई बीमारी नहीं है, इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी ने अपने लेवल पे थोड़ी बहुत लापरवाही की है। तो हम अगर सभी साथ मिलके इसको वापस से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ही इस पे जल्दी से जल्दी और अच्छे से काबू पाया जा सकता है। इसलिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, हमारी हेल्पलाइन हमेशा आपके लिए खुली है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी इमरजेंसी है, हम हमेशा आपकी सेवा में हैं और हमेशा आपके लिए, आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके परिवार की अच्छी हेल्थ के लिए कामनाओं के साथ आपकी सेवा में तत्पर हैं। जय हिंद।